Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today our next topic is role of profit in the business. तो let's start with this topic. जो रोल है प्रॉफिट का इस बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रॉफिट जो क्या है, एक सोर्स ऑफ इनकम है जिससे एक बिजनेसमैन अपनी लाइवलीहुड को अच्छा बनाता है, देन अपनी जो सेटिस्फाई करता है अपनी नीड्स को, राइट. तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे फर्स्ट वन है सर्वाइवल. अब बिजनेसमैन है, सर्वाइव उसने भी करना है, ठीक है. तो प्रॉफिट उसके लिए क्या है, इनकम बन जाती है, जिससे वो क्या करता है, दैट इनकम फॉर अ बिजनेसमैन विच बिकम्स हिज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, उसके लाइवलीहुड के लिए. और प्रॉफिट इज नीडेड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ए बिजनेसमैन एंड हिज फैमिली मेम्बर्स. तो उसकी हेल्प से, प्रॉफिट की हेल्प से वो क्या करता है, अपनी जितनी भी नीड्स है उसको सेटिस्फाई करता है. सेकेंड वन है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. तो एक्सपेंशन और ग्रोथ जो है वो पॉसिबल तभी हो सकती है जबकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो अर्न किया जा सके, है ना. अगर प्रॉफिट की अर्निंग अच्छी होगी तो इट मीन्स क्या है, बिजनेस भी एक्सपेंड होता है ना. एक छोटी सी शॉप मान लो खोली, वो अच्छी चली, राइट, ग्रोथ हुई, तो उसको बाद में बिजनेस को और एक्सपेंड किया गया और बढ़ाया गया, राइट. तो ये किससे पॉसिबल होता है, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो वो अर्न की जाती है. पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज केप्ट एज अ रिजर्व एंड यूज फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन. जब भी प्रॉफिट मिलता है तो उससे क्या है, एक छोटा सा पार्ट जो है एज ए रिजर्व रखते हैं. कहने का मतलब जैसे कुछ हम अपने फ्यूचर के लिए सेव करते हैं. नॉर्मली हम घरों में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सेविंग रखते हैं कि जब ज़रूरत होगी तो तब हम क्या करेंगे, उसको वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. ऐसे ही क्या है, जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है कैप्ट एज अ रिजर्व किया जाता है, तो उसको फर्दर यूज़ किया जाता है, मे बी इन द पर्पज ऑफ ग्रोथ के लिए या फिर डाइवर्सिफिकेशन करनी हो बिजनेस के लिए, उस चीज़ के लिए, राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस. अब एक प्रॉफिट क्या देता है, इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस देता है ना. फॉर एग्जांपल मान लो कंपनी है, कंपनी को 2000 जो है 20 में इतना प्रॉफिट हुआ, 2021 में जो है इतना % प्रॉफिट हुआ, तो 2020 आगे नेक्स्ट में इतना प्रॉफिट हुआ. तो ये क्या है, इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स उसकी जो मैनेजमेंट है, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट है, उसका हार्ड वर्क जो है वो बहुत अच्छा है, जिससे उसको क्या हो रहा है, अर्न कर रहा है ना. वो बिजनेस जो है, वो कंपनी जो है वो अर्न कर रही है. तो प्रॉफिट एक तरह से एक्ट्स करता है जिसमें वो क्या करता है, इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो शो होता है, जिसमें ये देखना है कि हु मैनेजेस द बिजनेस, राइट. हायर प्रॉफिट जो है इंडिकेट करते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, राइट, कि जिससे प्रॉफिट जो है अर्न किया जाता है. अगर बाई चांस मान लो कि प्रॉफिट पहले ज़्यादा कम हो गया तो इट मीन्स यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम फॉल्ट को जो है, जो भी कमी रह गई है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि मे बी मैनेजमेंट में कमी होगी, मे बी इस चीज़ में कमी होगी, तो उसको दोबारा क्या किया जा सकता है, तो उसको दोबारा हम जो है उस चीज़ को हम निगलेक्ट नहीं करेंगे, तो फर्दर उसको जो है बेटर से बेटर करने की कोशिश करेंगे. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयरिंग. अब एक बिजनेसमैन है, राइट, वो इतना सारा इन्वेस्टमेंट करता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है, रिस्क लेता है, तो उस केस में जब उसको प्रॉफिट अर्न होता है तो वो एक तरह का उसका रिवॉर्ड बन जाता है, उसको रिवॉर्ड मिलता है, तो एक तरह से उसको मोटिवेशन मिलती है, राइट. द डिज़ायर टू अर्न द प्रॉफिट मोटिवेट्स अ बिजनेसमैन टू बेयर द अनसर्टेनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड रिस्क. असर्टन होता है, कुछ भी लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट की जगह, है ना. रिस्क होता है कितना सारा, तो प्रॉफिट और जो रिस्क है वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं ईच अदर. अगर आपका रिस्क हायर है, हायर रिस्क मीन्स आपका हायर प्रॉफिट जितना लोगे आप, लोअर रिस्क मीन्स आपका लोअर प्रॉफिट. दिस इज डिपेंड्स ऑन डैट कि आप कितना हाई रिस्क ले रहे हो या कितना लेस लोअर रिस्क ले रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो प्रॉफिट है हायर और लोअर होता है. देन नेक्स्ट वन इज द हेल्प्स टू गेन द गुडविल. अब प्रॉफिट आ रहा है ना, प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी, तो इट मीन्स वो प्रॉफिट अर्निंग जो है कंपनी की एक बेटर गुडविल बनाती है, एक अच्छी रेपुटेशन बनती है उस कंपनी की, है ना. प्रॉफिट आता है तो सब देखते हैं कि हाँ जी इस कंपनी को इतना बेनिफिट हुआ है, तो उससे एक गुडविल बढ़ती है मार्केट की. अब जैसे मान लो आपने बहुत सारे प्रोडक्ट देखे हैं मार्केट में, है ना, बच्चों से रिलेटेड ले लो, जॉनसन, है ना, जॉनसन का बेबी पाउडर यूज़ किया जाता है, सोप यूज़ किया जाता है, तो विदाउट कस्टमर बिना हिचकिचाए क्या करता है, उस प्रोडक्ट पर ट्रस्ट करता है. अब बेबी की स्किन कितनी सॉफ्ट होती है, लेकिन उस कंपनी की गुडविल इतनी अच्छी बनी हुई है मार्केट की, एवरीवन हर कोई परचेज करता है. हिमालय के प्रोडक्ट्स भी है बेबी से रिलेटेड, उनका भी बड़ी अच्छी प्रोडक्ट चल रहे हैं, राइट. तो बहुत सारी और भी कंपनीज है, तो इससे क्या है, प्रॉफिट से क्या हो रहा है, वो गुडविल एक रेपुटेशन बनाते हैं अपनी मार्केट में. तो इससे क्या होता है,
तो इट हेल्प्स टू इंक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। तो उस कंपनी की जो है इससे उनके जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स है वो भी इंक्रीज होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा होता है, बेनिफिट होता है बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन, अब ये रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस बहुत है, जिसमें हम क्या करते हैं, सर्वाइवल करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम है हमारे लिए प्रॉफिट, रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट प्रॉफिट ऐसा नहीं हो सकता। रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग रिस्क, अब इतना रिस्क लिया है, इतना हार्डवर्क किया है, इतना काम किया है, तो ये एक मोटिवेशन बन जाता है। बिल्ड्स अ गुडविल, मार्केट में एक अच्छी गुडविल बनती है जब एवरीवन कि आपके प्रोडक्ट को हर कोई क्या कर रहा है, लाइक कर रहा है ना, कस्टमर आपकी डिमांड करता है अपने प्रोडक्ट की, तो ये गुडविल बनती है। इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, तो इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस में जिससे ये पता चलता है कि व्हाट आर द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, है ना, एंड कैसी वो स्मूथली चल रही है, नहीं चल रही है, तो ये चीज़ें सारी इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस जो है इसके थ्रू हमें पता चलता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी कैसे है। तो जो कॉमन बेसिस क्लासिफिकेशन हमारी जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ है वो डिपेंड करती है फंक्शन पे। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, बिजनेस की जो है 2 टाइप्स है, एक फर्स्ट वन है हमारा इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन क्या है, कॉमर्स। तो आगे इंडस्ट्री जो है फर्दर डिवाइडेड किया हुआ है प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में, और कॉमर्स को जो है ट्रेड एंड एक्सलरीज टू ट्रेड। अब प्राइमरी के 2 पार्ट्स हैं, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। सेकेंडरी के भी आगे पार्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे ट्रेड के 2 पार्ट्स है, ट्रेड 2 टाइप का है, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड, राइट। और उसके बाद जो है एक्सलरी टू ट्रेड, उसको भी आगे जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एडवर्टाइजिंग, राइट। तो आगे हम एक एक को कम्प्लीटली पढ़ेंगे, आगे उसकी टाइप्स है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट विद द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में हम इंडस्ट्री को पढ़ते हैं, आगे उसकी प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री, फिर उनकी जो फर्दर टाइप्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द इंडस्ट्री। तो फर्स्ट वन है इंडस्ट्री। अब मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री क्या है। सबसे पहले इंडस्ट्री जो है रेफर करता है वो वाली एक्टिविटी को जिसमें जो रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट करते हैं यूजफुल प्रोडक्ट में। अब रॉ मटेरियल कैसा होगा, जैसे मान लो सपोज करो रॉ मटेरियल है कि जिससे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे आप मिल्क ले लो, मिल्क अगर घर में ले तो मिल्क हमारे लिए जो है फिनिश गुड है, क्योंकि मिल्क को हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, उसको पीते भी हैं। लेकिन जब वो बेकरी में चला जाता है ना, बेक करते हैं वहाँ पे चीज़ों को, तो मिल्क एज ए रॉ मटेरियल है ना, उसको किसी न किसी चीज़ में ऐड करके केक बनता है, पेस्ट्रीज बनती हैं, देन और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनाई जाती हैं, तो वो एज ए रॉ मटेरियल हो गया। तो इंडस्ट्री में वो एक्टिविटी जिसमें कन्वर्ट किया जाता है रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट में, ओके। और इंडस्ट्री इंक्लूड क्या करती है, एक्टिविटी जो कि रिलेटेड किससे हैं, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग, एज वेल एज एक्टिविटीज जो कि रिलेटेड किससे है, रेयरिंग से, रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स से और द अदर लिविंग स्पीशीज, ओके। तो इससे रिलेटेड भी होती है इंडस्ट्री। तो जो पर्पस है इंडस्ट्री का, द पर्पस ऑफ इंडस्ट्री क्या है, टू क्रिएट द फॉर्म यूटिलिटी बाय कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल गुड्स। अब मान लो कुछ रॉ मटेरियल है, राइट, अब उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं यूजफुल मटेरियल में, है ना, जैसे मान लो कॉटन है, कॉटन ऐसे तो नॉर्मली बड़ा रेयर यूज़ होता है, बेसिकली जो है हम थोड़ा सा फर्स्ट एड में यूज़ कर लेते हैं, बट एक्चुअल में कॉटन से क्या बनता है, थ्रेड बनता है, राइट। थ्रेड से आगे क्या बनते हैं, क्लोथ्स बनते हैं, उनको प्रॉपर करके उनको रॉ मटेरियल से जब हम क्या करते हैं फिनिश गुड में बनाते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या है, यूटिलिटी है जिसमें कन्वर्ट किया जाता है रॉ मटेरियल को यूजफुल गुड्स में। तो ये पर्पस है इंडस्ट्री का। तो जो टर्म इंडस्ट्री है इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू ए ग्रुप ऑफ फर्म्स दैन प्रोड्यूसिंग द सिमिलर टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब जो इंडस्ट्री का वर्ड यूज़ किया जाता है ये बेसिकली वो वाली ग्रुप ऑफ फर्म्स होते हैं जो प्रोड्यूसिंग करती है सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स। जैसे मान लो मार्केट में टूथब्रश ले लो या टूथपेस्ट ले लो, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बनाती हैं, सबका कंपनी का अपना अपना अलग अलग से प्रोडक्ट है, कोई कोलगेट है, कोई पेप्सोडेंट है, कोई हर्बल है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट आपकी मार्केट में, तो वो एक इंडस्ट्री में आ जाते हैं, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है, अब इंडस्ट्री जो है मे प्रोड्यूस द कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स भी प्रोड्यूस करती हैं और कैपिटल गुड्स भी प्रोड्यूस करती हैं। अब हमारी जो कंज्यूमर गुड्स हैं, जैसे मान लो गुड्स सच एज द ब्रेड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, मिल्स हो गए एक्सेट्रा, ये क्या है, आर द कंज्यूमर गुड्स, और ये जो डायरेक्टली यूज़ की जाती है कंज्यूमर से, कंज्यूमर जो है इसको डायरेक्टली यूज़ करता है,
राइट। और जो हमारी कैपिटल गुड्स हैं, गुड्स सच एज जैसे हो गया मशीनरी, है ना, इक्विपमेंट्स हो गए, टूल्स हो गए एक्सेट्रा, ये क्या है, कैपिटल गुड्स, एंड दे आर यूज्ड इन द फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये हमारी हो जाती है कैपिटल गुड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्री, अब इसमें 3 टाइप्स हैं। सबसे फर्स्ट वन है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री, राइट। उसके बाद है सेकेंडरी इंडस्ट्री, देन थर्ड है हमारी टर्शरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी इंडस्ट्री की 2 टाइप्स हैं आगे, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। सेकेंडरी की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और टर्शरी इंडस्ट्री में जो है आगे इसके 5 पार्ट्स हैं, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या है, बेसिकली इसमें जो इंक्लूड है वो सारी इंडस्ट्री जो कंसर्न होती है विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज। तो इसमें जो है, तो इसमें जो क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। अब जैसे मान लो हमारे नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम निकालते हैं, जैसे मान लो मिनरल्स हैं, है ना, मिनरल्स होते हैं, मिनरल जैसे आयरन हो गया, गोल्ड भी एक तरह से हमारा नेचुरल हो जाता है, क्रूड ऑयल्स हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती है, हम नेचर से ले रहे हैं, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको बाद हम क्या करते हैं, उसको फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या है, 2 टाइप्स ही हैं। सबसे पहले है जेनेटिक इंडस्ट्री और फिर क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम जेनेटिक की बात करेंगे। अब जेनेटिक में क्या है, तो ये वाली इंडस्ट्रीज वो हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री में है, सो दीज इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज ऑफ रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे बर्ड्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए एक्सेट्रा। तो इसमें क्या है, ब्रीडिंग की जाती है ना, जैसे आपने बेसिकली देखा होगा, जैसे डॉग्स हैं उनकी अलग अलग ब्रीड्स होती है ना, बर्ड्स हैं, बर्ड्स की ब्रीडिंग की जाती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स हैं या फिर प्लांट्स हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, इन जेनेटिक इंडस्ट्री में। तो जैसे मान लो अब इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हम रेयरिंग करते हैं कैटल फॉर मिल्क, राइट। कैटल से बेसिकली हम क्या करते हैं, दूध के लिए रेयरिंग करवाते हैं, है ना। वो क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमने बेसिकली देखा है कि जब बेबी होता है ना, काऊ का हो गया, कुछ हो गया, तो फिर क्या होता है, दूध आता है, तो दूध को यूज़ किया जाता है ना। डेयरी फार्म्स बने हैं, पोल्ट्री फार्म्स बने हैं, पोल्ट्री फार्म से बेसिकली एग्स लिए जाते हैं, या फिर चिकन के लिए उसको बाद में यूज़ किया जाता है। रेयरिंग ऑफ प्लांट्स हो गए इन द नर्सरी, नर्सरी में आप देखोगे वैरायटी ऑफ प्लांट्स है, वहाँ पर लगाए जाते हैं, अलग अलग वैरायटीज़ आते हैं। सम टाइम क्या होता है, ग्राफ्टिंग की जाती है प्लांट्स की, है ना, वो भी इसी में हो जाता है। देन पिसिकल्चर्स हो गया, तो इसमें भी ये चीज़ क्या है, यूज़ की जाती है, जिसमें रेशम का धागा जो है वो लिया जाता है, तो उसको भी एज ए रॉ मटेरियल किस में यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है, बाय नेचुरल है ना, तो बाय नेचुरल हमें क्या मिलता है, वो रेशम का धागा मिलता है, तो उसको वो एक तरह से क्या है, हमें नेचर से मिल रहा है एज अ रॉ मटेरियल, तो उसको बाद में हम फिनिश गुड्स में बनाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं दैट इज़ इंक्लूडेड इन द प्राइमरी इंडस्ट्री। ओके, उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में क्या है, ये वो वाली इंडस्ट्री है जिसमें इन्वॉल्व होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज़ किया जाता है डायरेक्टली, और दे बिकम द रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्री। अब डायरेक्टली जैसे क्रूड ऑयल हो गया, है ना, वो एक कच्चा तेल है ना, उसको बाद में हम क्या बनाते हैं, पेट्रोल बनता है, या अदर और चीज़ें भी जो बन सकती है, वैसे तो पेट्रोल ही बनाया जाता है। तो वो क्या है, एक तरह से हमारे लिए एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना नेचर से, राइट। मिनरल्स हैं, आयरन मिलता है हमें, है ना, ज़मीन से मिलता है। गोल्ड भी एक तरह से क्या है, इतना महंगा होता है, लेकिन वो भी आपने कभी डिस्कवरी चैनल देखा होगा कि जब फाइंड आउट करते हैं तो वो भी कहाँ से मिलता है हमें, फ्रॉम द मिट्टी से, है ना, हमें ज़मीन से मिलता है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ, मिनरल्स की बात की गई है, वही आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, राइट। फिश फ्रॉम रिवर्स एंड सी, अब फिश लेते हैं, रिवर से लेते हैं, सी से लेते हैं, ये भी एक तरह से क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आ जाता है। फिशेस को बाद में यूज़ किया जाता है, अब फिश को खाने के लिए भी यूज़ करते हैं, देन उसके बाद उसकी जो बोन मैरो उसका मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट है, ये भी एक तरह से क्या है, हम वहाँ से लेते हैं, है ना, टिम्बर हमें मिलता है, बाय नेचर मिलता है। सो ये जो है जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, दीज आर द टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। ओके, सो नेक्स्ट वन क्या है हमारा, सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या है, इट मेक्स यूज ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री
एज ए रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस द फिनिश गुड्स। अब जो प्राइमरी इंडस्ट्री में हमने क्या किया, नेचर से हमने एक्सट्रैक्ट किया एज अ रॉ मटेरियल। जब रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं किसमें, एज अ फिनिश गुड्स, तो ये किसका काम आ जाता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में, राइट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ले लो, रेशम का कीड़ा है ना, रेशम का जो होता है वो क्या बनाता है, उसका होता है धागे होते हैं उसके रेशम के, उसको बाद में हम क्या बना रहे हैं, उसको एज ए क्लोथ यूज़ किया जाता है, अच्छी अच्छी शॉल्स बनती हैं, बड़ा एक्सपेंसिव चीज़ें बनती हैं, तो उसको क्या किया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, राइट। क्रूड ऑयल है, उसको बाद में फिनिश गुड्स में किया, पेट्रोल में किया, उसको यूज़ किया गया, ओके। अब जैसे इसमें एग्जांपल है कि शुगर केन इज ग्रोन इन फार्म्स, है ना, द सेम इज यूज टू मेक शुगर इन द इंडस्ट्री। अब शुगर केन जो गन्ना है वो जो है आपने देखा होगा फील्ड्स में लगाया होता है, तो उसको जब हम क्या करते हैं, उसको शुगर के लिए जब हम इंडस्ट्री में यूज़ करें, चीनी बनानी होती है तो शक्कर गन्ने को ही यूज़ किया जाता है, शुगर केन को, शुगर केन से आपकी शक्कर बन जाती है, देन शुगर बनती है इंडस्ट्री में। सो ये क्या है, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री, ओके। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री की आगे टाइप्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। फिर आगे मैन्युफैक्चरिंग की टाइप्स हैं, वो भी आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये 2 टाइप्स देखते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री की। तो फर्स्ट वन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, तो ये वो वाली इंडस्ट्री है जिसमें एंगेजेस होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स इनटू फिनिश गुड्स। इट मीन्स कि जहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल है या फिर सेमी फिनिश गुड है, उसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, उसको एक फिनिश गुड में बनाते हैं प्रॉपरली। तो ये जो इंडस्ट्री है क्रिएट फॉर्म करती है यूटिलिटी में, जिसके चेंजिंग होता है फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट में, ओके। तो इसमें जो टाइप ऑफ प्रोडक्ट आ जाते हैं वो कंज्यूमर गुड्स हैं, देन इंडस्ट्रियल गुड्स भी आ जाते हैं, ओके। तो दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसका, कि जो हमारी कंज्यूमर गुड्स हैं या हमारी जो इंडस्ट्रियल गुड्स है, तो कंज्यूमर गुड्स जो है इसमें जो की जाती हैं, बनाई जाती हैं, द गुड्स विच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स, ओके। और ये जो गुड्स हैं यूज की जाती हैं डेली बेसिस पे, राइट, कंजम्पशन के लिए, डे टू डे कंजम्पशन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया क्लोथ हो गया, ऑयल हो गया, सोप हो गया, ब्रेड हो गया, एक्सेट्रा, राइट। दीज आर द पार्ट्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। और इंडस्ट्रियल गुड्स क्या हैं, ये वो वाली गुड्स हैं जो कि प्रोड्यूस की जाती हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है। अब ये है, इसको जो है हम इंडस्ट्रियल गुड्स भी कहते हैं, जैसे मशीनरी हो गई, टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, एक्सेट्रा, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, मैन्युफैक्चर द कंज्यूमर गुड्स, जो कि कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं, ओके। तो ये आगे हमारी कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्री गुड्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारी टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब आगे मैन्युफैक्चरिंग की जो टाइप्स है, सबसे पहले है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या है, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है उसको जो है ब्रोकन किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स में और प्रोड्यूस की जाती है फिनिश गुड्स में, राइट। जैसे अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मान लो कॉटन ले लो, है ना, कॉटन जो है लगता है, उसको निकालते हैं तो कॉटन को बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उसका क्लोथ भी बनता है, उसका थ्रेड भी बनता है, देन उसके बाद उसके क्लोथ्स भी बन रहे हैं, देन और भी चीज़ें जो है उससे बनाई जाती हैं। तो ये क्या है कि रॉ मटेरियल को हम ब्रोकन करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, जिससे कि क्या बनते हैं, फिनिश प्रोडक्ट बनते हैं। उसके बाद है सिंथेटिक इंडस्ट्री। अब इसमें क्या है, यहाँ पे 2 और मोर मटेरियल्स जो मिक्स किए जाते हैं, उसको फिर मैन्युफैक्चर किया जाता है सम न्यू प्रोडक्ट में, ओके। अब जैसे मान लो एज ए रॉ मटेरियल आप ले लो, मिल्क ले लो, क्या रॉ मटेरियल है, ठीक है। उसके बाद आप उसमें क्या करते हो, मैदा वगैरह मिक्स करते हो या फिर सूजी मिक्स करते हो, तो कोई ना कोई चीज़ मिक्स के आप उसको मिक्स करके क्या बना रहे हो, केक बना रहे हो। ये है कि दो या उससे 2 या 3 मटेरियल मिक्स करके, तो ये क्या करेगा, एक न्यू प्रोडक्ट बनता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या है, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो प्रोसेस किया जाता है वेरियस स्टेजेस में ऑफ प्रोडक्शन में। उसके बाद उसको जो है फिनिश गुड्स में बनाया जाता है और उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब जैसे मान लो सपोज करो वुडन है ना, हम लेके आते हैं, फॉरेस्ट्री बनाते हैं। अब वुडन को काटा जाता है, प्लेन किया जाता है, उससे फर्नीचर बनाया जाता है, देन पॉलिश की जाती है। तो ये क्या है, वेरियस स्टेजेस आर देयर, ये बहुत सारी स्टेजेस पे जाता है, धीरे धीरे उसकी जो है
मोल्डिंग होती हैं, उसके बाद उसको लास्ट में जो है फिनिश गुड्स में तैयार किया जाता है, देन आफ्टर इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है असेंबली इंडस्ट्री। असेंबली इंडस्ट्री में क्या है, यहाँ पे वेरियस फिनिश गुड्स है जिसको कंबाइन किया जाता है किस चीज़ के लिए, टू प्रोड्यूस ए न्यू फिनिश प्रोडक्ट। इसमें आप ले लो फॉर एग्जांपल जैसे बाइक है, स्कूटी है, बाइक के बहुत सारे पार्ट्स हैं अलग अलग, इंजन अलग है, टायर्स अलग है, चेन कवर अलग है, सीट्स अलग है, हैंडल अलग है। तो सारी चीज़ें जब सारे पार्ट्स क्या हैं फिनिश प्रोडक्ट में बने होते हैं, देन लास्ट में उसको क्या किया जाता है, असेंबल किया जाता है, इकट्ठे किया जाता है। तो दैट इज अ असेंबली इंडस्ट्री। देन नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें क्या है, ये वाली वो इंडस्ट्री है जो कि कंसर्न होती है बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स और रोड्स के साथ। बेसिकली हमने देखा ही है कि कंस्ट्रक्शन होती है, डैम्स की होती है, रोड्स की होती है, पर ये थोड़ा ना है कि इसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो ये वाली इंडस्ट्री जो है इससे कंसर्न है। तो ये जो इंडस्ट्री यूज़ करती है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, जैसे सीमेंट हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, लाइम हो गया, एक्सेट्रा। तो इसका जो यूनिक फीचर है इस इंडस्ट्री का कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं कैन नॉट बी ट्रांसफर और शिफ्टेड टू द मार्केट। ऑब्वियसली आप ब्रिज उठा के मार्केट में थोड़ा ना लेके आ सकते हो कि इसको सेल कर दें। जो चीज़ जहाँ पे बनी है, कंस्ट्रक्ट हुई है, तो वहीं पे रहेगी। और दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड रिमेन एट फिक्स्ड साइट ओनली। और ये कंस्ट्रक्शन वहीं करते हैं जहाँ पे जो फिक्स साइट जो है डिसाइड हुई है और वहीं पे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जाती है। उसके बाद लास्ट हमारा है टर्शरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर में हमने पहले प्राइमरी सेक्टर किया है, सेकेंडरी सेक्टर किया है, तो ये हमारा है थर्ड वन टर्शरी, या फिर हम इसको सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। तो ये जो बेसिकली कंसर्न होती है प्रोवाइडिंग करवाते हैं सर्विसेज को, ठीक है, जिसके क्या होती है जो फैसिलिटी देते हैं हमें स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो ये जो इंडस्ट्री है हमें हेल्प करती हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री में होती हैं। ओके तो ये जो इंडस्ट्री है, दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है सर्विसेज विच सपोर्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री, सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ सर्विस इंडस्ट्री। तो इसको सर्विस इंडस्ट्री कैसे कहते हैं। अब प्राइमरी में बेसिकली क्या है कि हम जो है अपनी नेचुरल रिसोर्सेज से जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को, है ना, वहाँ से लेते हैं हम नेचुरली। सेकेंडरी में क्या है, हम फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर देते हैं उसको। अब ये सारी चीज़ें तो इंडस्ट्री में बन रही हैं, अब ये मार्केट में भी तो आएंगी, बाद में इनको सेल भी तो किया जाएगा, प्राइमरी से सेकेंडरी इंडस्ट्री की तरफ भी तो गुड्स लेके जाई जाएंगी। तो इन सब चीज़ों के लिए जो भी सर्विस प्रोवाइड करती है दैट इज़ गिवन बाय द टर्शरी इंडस्ट्री। अब टर्शरी इंडस्ट्री में आ जाता है ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट है। अब गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए। अब गुड्स को भेजोगे आप, रॉ मटेरियल को जब दूसरी इंडस्ट्री में भेजोगे तभी जाके फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। तो ये क्या है, दिस सर्विस इज प्रोवाइड बाय द सर्विस इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री। सेकंड क्या है, बैंकिंग। अब पेमेंट करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, चेक जाता है या फिर ऑनलाइन पेमेंट की जाती है, तो किसके थ्रू की जाती है, बैंकिंग के थ्रू ये। देन इंश्योरेंस। अब गुड्स का इंश्योरेंस कराना बड़ा ज़रूरी है, इंडस्ट्री का इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ भी हो सकता है। देन एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग जो है हेल्प करती है कंज्यूमर को नॉलेज के लिए, उनको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट का कैसे हमने उसको यूज़ करना है, राइट। तो एक तरह से मार्केटिंग हो जाती है प्रोडक्ट की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कि जितना भी हमने क्या किया है, इंडस्ट्री हमने डिस्कस किया है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट है वो करेंगे। अब हमने यहाँ पे इंडस्ट्री का सारा हमने डिस्कस कर लिया, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री, ठीक है। आगे उसकी टू टाइप्स है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आगे उसकी टाइप। अब हम पढ़ेंगे कॉमर्स। और कॉमर्स क्या है, अब इसमें सबसे पहले है कि जो कॉमर्स है बेसिकली रेफर करती है ऑल दोज एक्टिविटीज जिसमें हेल्प होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। कॉमर्स हेल्प करता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, और आज के टाइम में इट्स अ वेरी इजी कि आप विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट जो है घर बैठे जो है सेल कर सकते हो, बाद में उसको आप जो है बाय कुरियर पार्सल से भेज सकते हो। सो देर इज़ ए नो पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स until and unless there is the ultimate consumer। तो कॉमर्स ही है जिससे क्या हेल्प होता है कि आप अपनी गुड्स को अपने अल्टीमेट कंज्यूमर तक क्या करते हो, वहाँ पे पहुँचाते हो। देन ऑल द प्रॉब्लम्स, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, या फिर हिंड्रेंसेस हैं, जितनी भी रुकावटें हैं वो सॉल्व की जाती है कॉमर्स के थ्रू। तो ये चीज़ें जो भी हैं तो इसका देखते हैं कि क्या क्या फंक्शंस है, क्या रोल है कॉमर्स के।
तो कमर्स जो कंसीडर करता है बेसिकली बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। ऑब्वियस है, विद द हेल्प ऑफ कमर्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाता है। तो द गुड्स प्रोड्यूस बाय द इंडस्ट्री रीच द अल्टीमेट कंज्यूमर ओनली बिकॉज ऑफ कमर्स। अब इंडस्ट्री जो है प्रोड्यूस करती है गुड्स को और अपने कंज्यूमर तक पहुँचते उस गुड्स की जो गुड्स पहुंचानी होती है उसका कंज्यूमर तक, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी सॉर्ट आउट होती हैं बिकॉज ऑफ कमर्स से। तो सबसे पहले फर्स्ट वन आता है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। तो इसमें सबसे पहले है जो गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन के थ्रू, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। और दीज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर, है ना, गुड्स बनाई जाती है अनदर ग्रुप के लिए जिसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। जो बनाता है वो प्रोड्यूसर और जो लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। अब जो ट्रेड सेगमेंट ऑफ कमर्स है वो क्या करता है, क्रिएट करता है एक लिंक किसके बिटवीन, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बिटवीन। सो जो ट्रेडर है हेल्प करते हैं किसमें, एक्सचेंज ऑफ गुड्स में और सर्विसेज में फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, राइट। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अब हमारी जो है मार्केट में शॉप्स होती हैं, है ना, वो भी आगे से पहले लेते हैं गुड्स को, कोई होलसेलर से ले रहा है तो रिटेलर आगे क्या करता है, जो होलसेलर है वो प्रोड्यूसर से ले रहा है, तो गुड्स अवेल होती है मार्केट में, तो वो उसके बाद जाके कहाँ पहुँचती हैं, अपने कंज्यूमर के पास। तो जो ट्रेडर्स है वो हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज को। ओके, तो नेक्स्ट वन है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब प्लेस की बात आ रही है ना। अब हम सपोज करो कि कोई बंदा गुजरात में बैठा है तो उसने जो है अपना सेल करना है केरला में, तो पॉसिबिलिटी है ना, विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन या फिर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ कमर्स, है ना, तो इससे ये प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट की जा सकती है। सो देयर इज ए प्लेस गैप बिटवीन द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। चीज़ बनती कहीं और है, प्रोडक्शन कहीं और होती है, उसकी कंजम्पशन कहीं और होनी है, ठीक है। तो इस केस में जो द ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ कमर्स है ये हेल्प करता है इन रिमूविंग द प्लेस गैप, ठीक है। तो जिससे हेल्प होती है कि जो प्लेस गैप है उसको जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। द ट्रांसपोर्ट जो है मूव करता है गुड्स को फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट। तो गुड्स को जो है मार्केट में लाया जाता है, तो इससे क्या है, इजीली असेस्ड की जाती है बाय द कस्टमर। ओके, नेक्स्ट है थर्ड वन इज द हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब रिस्क की बात है, रिस्क बहुत ज़्यादा है ना। कई बार क्या होता है कि हमारी जो है गुड्स जो हैं रास्ते में कुछ ना कुछ आग लग गई, है ना, हम ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो उस केस में भी बहुत सारा कई रिस्क हो जाता है ना, लॉस बाय फायर हो गया या एक्सीडेंट हो गया। तो इस केस में जो है द इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कमर्स जो है हेल्प करती है किस चीज़ में, रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क बाय प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन दी जाती है और कंपनसेशन दी जाती है जो भी उसने इंश्योर की होती है। ओके, सो ये कॉमन टाइप ऑफ रिस्क हो जाता है जो कवर किया जाता है, जैसे लॉस बाय फायर है उसको कवर किया जाता है, लॉस बाय थेफ्ट है, चोरी भी हो सकती है ना, लॉस बाय एक्सीडेंट एक्सेट्रा, तो इसमें कवर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वन, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब नॉलेज की बात है, ऑब्वियसली कंज्यूमर गुड्स को तब तक नहीं लेगा जब तक उसको थोड़ी सी नॉलेज नहीं होगी, एंड कस्टमर को पता ही नहीं है कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो जो कंज्यूमर एंड बायर है, ठीक है, अनअवेयर होते हैं अबाउट द न्यू प्रोडक्ट जो भी लॉन्च होता है, जो प्रोड्यूस किया जाता है मैन्युफैक्चरर की तरह। तो जो एडवर्टाइजमेंट ब्रांच ऑफ कमर्स है वो हेल्प करती है इस चीज़ के लिए, जिसमें रिमूव किया जाता है, जिसमें रिमूविंग होता है द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, जिसमें स्प्रेड किया जाता है अवेयरनेस किसके अबाउट में, अबाउट द न्यू प्रोडक्ट एंड देयर यूटिलिटी। न्यू प्रोडक्ट में बताया जाता है उसको कैसे यूज़ करना है, उसके बारे में बताया जाता है, कैसी यूटिलिटी है उसकी, है ना, कैसा आपको सेटिस्फेक्शन होगा, तो वो सारी चीज़ें जो है बताई जाती हैं। तो इससे ये सारी प्रॉब्लम जो है उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। अब इसमें एक्सचेंज में क्या है, तो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है सर्कुलेटेड है बाय द बैंकिंग ब्रांच ऑफ कमर्स। बैंक के थ्रू आप जो भी है अपना एक्सचेंज का वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो। जो बैंक्स है वो हेल्प करते हैं बायर्स एंड सेलर्स को इन द मेकिंग एंड कलेक्टिंग द पेमेंट्स, राइट। अब बैंक्स जो है प्रोवाइड करते हैं लोन्स टू द बिजनेस को, है ना, लोन प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस को, और वो हमेशा हेल्प करते हैं एक्सटर्नल ट्रेड में भी, जिसमें वो इशू करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, मतलब कोई भी चीज़ आपने क्रेडिट पे लेनी हो तो उसके लिए भी वो क्या करते हैं, हेल्प करता है बैंक। सो ईजी कि जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जब रुकावट आती है तो उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब टाइम की बात है,
टाइम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टाइमली चीज़ों की क्या होती है, डिमांड होती है, ट्रेंड चलता है, लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, ट्रेंड खत्म हो जाता है तो उस चीज़ की भी जो है डिमांड कम हो जाती है। तो सम गुड्स आर जो प्रोड्यूस की जाती है ना पर्टिकुलर सीजन में, है ना, जैसे अब विंटर सीजन है तो वहाँ पे विंटर क्लोथ्स की डिमांड होगी, समर सीजन है तो समर सीजन की डिमांड होगी, है ना, बट आर डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर। डिमांड तो जो है पूरे साल रहती है। और सिमिलरली सम गुड्स आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर। अब गुड्स जो हैं वो पूरे साल बनती हैं, है ना, एकदम से दूसरी गुड्स को बनाना ये भी इजी नहीं रहता है, बट डिमांडेड इन अ पर्टिकुलर सीजन, लेकिन उसकी डिमांड जो है वो सीजनली होती है ना। तो ये जो है जो टाइम गैप है बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन, तो यहाँ पे जो है वेयर हाउसिंग सेगमेंट ऑफ कॉमर्स जो है हेल्प करता है, राइट, इन रिमूविंग द प्रॉब्लम ऑफ टाइम गैप को। तो आप वेयर हाउस में क्या कर सकते हो, अपनी गुड्स को सेव कर सकते हो, है ना, तो इसमें हेल्प हो जाती है। गुड्स को जो है द गुड्स कैन बी केप्ट सेफली इन द वेयर हाउसेज, आप रख सकते हो सेफली, एंड टिल दे आर डिमांडेड इन द मार्केट, जब तक उनकी डिमांड नहीं होती, जब उनकी डिमांड होगी तो गुड्स को हम जो है वेयर हाउसेज से निकाल के आगे मार्केट में लेके आ सकते हैं। तो इससे ये जो है बहुत सारी हेल्प होती है। तो कॉमर्स जो है बेसिकली एक बहुत ही हेल्पफुल है, जिससे ये वाली सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अदर प्रॉब्लम्स भी आते हैं तो उससे भी जो है सॉर्ट आउट किया जा सकता है, और स्मूथ रनिंग बिजनेस के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स में कॉमर्स को जो है ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड में जो है क्लासीफाई किया गया। ट्रेड जो है हमारा इंटरनल ट्रेड हो गया, इंटरनल मतलब होम ट्रेड, एंड एक्सटर्नल ट्रेड जैसे फॉरेन ट्रेड हो गया, राइट। तो आगे इनकी टाइप्स भी हैं, और एड्स टू ट्रेड की जो है वो भी उसकी टाइप्स हैं। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं विद द फर्स्ट वन, ट्रेड। अब जो ट्रेड है, ट्रेड रेफर करता है, ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ट्रेड में क्या किया जाता है, गुड्स को बाई किया जाता है, सेल किया जाता है गुड्स को और सर्विसेज को। ओके, इन सिंपल वर्ड्स इट्स रेफर टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि गुड्स एंड सर्विसेज हम करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अब आप क्या करते हो, गुड परचेज कर रहे हो, समटाइम आप गुड्स सेल कर रहे हो, तो ये एक तरह से एक्सचेंज हो गया गुड्स का भी और सर्विसेज का भी। तो जो ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स है वो इस चीज़ को करता है, ब्रिंग्स अ टुगेदर द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर। ट्रेड सेगमेंट में ही होता है जिसमें मैन्युफैक्चर भी आता है, कंज्यूमर भी आता है। जो ट्रेडर है वो एक्ट एज अ लिंक होता है किसके बिटवीन में, मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर के बीच में, राइट। क्योंकि मैंने अब कंज्यूमर है, कंज्यूमर ने तो वन गुड्स जो है वो लेनी है, और मैन्युफैक्चरर ने तो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस करना है ना। अब मैन्युफैक्चरर है जो वो मान लो सपोज करो अब इंडिया में जो है हर स्टेट में अपनी जो है डिस्ट्रीब्यूशन करता है गुड्स की, है ना, तो उस केस में वो एक एक गुड्स थोड़ा सेल करने बैठेगा। तो ट्रेडर जो है बीच में लिंक करते हैं, जिसमें वो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में आते हैं, ताकि वो मैन्युफैक्चरर से गुड्स ले सकें, देन आगे बाद में कंज्यूमर के लिंक के थ्रू जो है वहाँ तक पहुँचा सकें। तो टाइप्स ऑफ ट्रेड में जो है सबसे पहले आता है कि जो टाइप्स ऑफ ट्रेड में है, इंटरनल ट्रेड है और एक्सटर्नल ट्रेड है। सबसे पहले इंटरनल ट्रेड करते हैं, होम ट्रेड। तो होम ट्रेड में क्या है, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। इट मीन्स जो भी ट्रेड होगा वो इंडिया में ही होगा, है ना, इंडिया की बाउंड्रीज में हो गया, इंडिया से बाहर नहीं जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल, इन कंट्री के अंदर इंटरनल ट्रेड। इसको जो है हम होम ट्रेड भी कहते हैं या फिर हम डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं। और यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो टेक प्लेस है इन द होम करेंसी ओनली, जो भी हमारी करेंसी क्या है, रुपी, तो इसी में ही होगी। उसके बाद है इंटरनल ट्रेड की टू टाइप्स हैं। सबसे पहले है होलसेल ट्रेड और नेक्स्ट क्या है, रिटेल ट्रेड। तो सबसे पहले होलसेल ट्रेड क्या होता है, ये रेफर करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द बल्क क्वांटिटी। अब ये होलसेलर क्या करता है, गुड्स को कहाँ से लेता है, मैन्युफैक्चरर से, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेता है होलसेलर। तो ये जो है बल्क में लेता है, बड़ी क्वांटिटी में जो गुड्स है मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है, ठीक है। द होलसेलर बाय द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इन द बल्क क्वांटिटी एंड सेल देम इन अ स्मॉल क्वांटिटीज टू द रिटेलर। अब ये क्या करेगा, इसने बल्क में ले लिया यहाँ से मैन्युफैक्चरर से, अब ये बाद में जो है रिटेलर को देगा, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में। एक रिटेलर को नहीं, बहुत सारे रिटेलर है, उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा स्मॉल क्वांटिटी में, राइट। तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो रिक्वायर्ड होती है होलसेल ट्रेड में। ऑब्वियसली इसने मैन्युफैक्चरर से गुड्स इतनी बल्क में ली है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी जो है इसकी ज़्यादा होगी। उसके बाद नेक्स्ट है रिटेल ट्रेड। तो रिटेल ट्रेड में क्या है, अब
मैन्युफैक्चरर से गुड्स गई होलसेलर को, होलसेलर से अब जा रही हैं रिटेलर को, ठीक है, रिटेलर को, तो रिटेल ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, रेफर करता है कि जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स है और सर्विसेज है वो किसमें है, स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है। जो रिटेलर है वो बाय करता है गुड्स किससे, होलसेलर से, अब उसको सेल किसको करता है, ये वाली गुड्स को, टू द कंज्यूमर, जो हमारे अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं, राइट। ए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज नॉट रिक्वायर्ड, अब रिटेलर ने होलसेलर से ली है तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो द रिटेलर हैज़ टू मेंटेन ए लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स, और रिटेलर जो है स्मॉल क्वांटिटी में लगता है लेकिन उस पर वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे क्या करता है, एक कस्टमर आके उससे क्या करता है, गुड्स को परचेज करता है, राइट। तो ये है हमारा इंटरनल ट्रेड। तो नेक्स्ट टाइप है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में क्या है, ये रेफर करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स को, ठीक है, एंड सर्विसेज को बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। इट मीन्स कि हम इंडिया की बाउंड्रीज को छोड़ के हम फॉरेन कंट्री में भी क्या कर सकते हैं, बिजनेस, उनके साथ बिजनेस का लिंक कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। इसको जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज इसको इंटरनेशनल ट्रेड भी बोला जाता है और फॉरेन ट्रेड भी कहा जाता है। और एक्सटर्नल ट्रेड में क्या है, द मार्केट इज़ वेरी वाइड, मार्केट बहुत बड़ी है, आप जहाँ मर्जी सेल कर लो, राइट। यहाँ पे जो ट्रेडिंग है टेक प्लेस होती है इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी ओनली, यहाँ पे फॉरेन करेंसी को यूज़ किया जाता है। जो एक्सटर्नल ट्रेड है इसमें इन्वॉल्व होता है कंपटीशन ऑफ वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन सच एज अ लाइसेंसिंग, कस्टम क्लियरेंस एक्सेट्रा। जहाँ आपने एक्सटर्नल ट्रेड करना है तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करना पड़ता है, राइट। लाइसेंस होना चाहिए, कस्टमर क्लियरेंस होना चाहिए, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड जो है, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले होता है एक्सपोर्ट ट्रेड, ठीक है। एक्सपोर्ट ट्रेड में क्या है, यहाँ पे रेफर किया जाता है कि सेल करते हैं हम गुड्स को फॉरेन कंट्री में, है ना, कंट्री या कंट्रीज में, एक में करते हैं, 2 में करते हैं, ठीक है। अब एक्सपोर्ट जो है क्रिएट करता है इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, फॉरेन करेंसी आ रही है एक तरह से, है ना, वो अपनी करेंसी में बदली, तो ये क्या है, यहाँ पे इनफ्लो हो रहा है फॉरेन करेंसी का, ठीक है। एंड दे आर टर्म्ड एज अ पॉजिटिव आइटम, सो इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव लेते हैं कि हम चीज़ें सेल कर रहे हैं, है ना, हमारी गुड्स की एक तरह से वैल्यू है, वहाँ पे डिमांड है, ओके। एक्सपोर्ट्स रिजल्ट है इन इंक्रीजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ एनी कंट्री। तो जब फॉरेन आता है इट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आ रहे हैं, तो ये रिजल्ट क्या है, इंक्रीजिंग, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा इंपोर्ट ट्रेड। तो इंपोर्ट ट्रेड में क्या हो जाता है, इट रेफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से हम फॉरेन कंट्री से गुड्स को परचेज करते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इनफ्लो जो क्रिएट करता है आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, तो हमारे जो इधर से पैसा जा रहा है, ठीक है, आउटफ्लो हो रहा है, फॉरेन करेंसी कम हो रही है ना, तो दे एज टर्म एज अ, तो ये हमारी एक तरह से नेगेटिव आइटम हो जाती है ना, कि हमें क्यों परचेज करना पड़ा। समटाइम कुछ चीज़ें लेनी पड़ती है, जैसे क्रूड ऑयल हम जो है परचेज करते हैं अदर कंट्री से, राइट। तो इंपोर्ट जो रिजल्ट है डिक्रीजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ एनी कंट्री, ठीक। तो इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड्स इज इनकरेज्ड मोर एज कम्पेयर टू कंज्यूमर गुड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट में क्या होता है कि यहाँ पे जो गुड्स से परचेज की जाती हैं फॉरेन कंट्री से, ठीक है, ये वाली कंट्री जो है, ठीक है, ये बी मान लो आप, ये बी कंट्री मान लो, ये ए कंट्री मान लो, राइट, और ये सी कंट्री मान लो। बी कंट्री क्या करती है, वो ए से परचेज करती है, लेके आती है, लेकिन खुद की कंट्री के लिए कुछ भी कंजम्पशन नहीं कर रही, फिर आगे परचेज करके वो क्या करती है, सी को सेल कर रही है। दैट इज कॉल्ड द एंट्री पोर्ट, राइट। इट रेफर्स टू इम्पोर्ट द गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। हम इम्पोर्ट कर रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट के पर्पज से। तो इन एंट्री पोर्ट में क्या होता है, द गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, ठीक है, फॉरेन कंट्री से लेते हैं, बट नॉट फॉर द कंजम्पशन इन होम कंट्री, लेकिन उसको कंजम्पशन नहीं करना हमने होम कंट्री में, बट फॉर सेलिंग दीज गुड्स टू द सम अदर फॉरेन कंट्री, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, बाद में सेल कर देते हैं अदर कंट्री में। सो दैट इज कॉल्ड द एंट्री पोर्ट। तो ये आ गया हमारा ट्रेड, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। उसके बाद नेक्स्ट जो है एड्स टू ट्रेड। तो एड्स टू ट्रेड में क्या है, द एक्टिविटीज हेल्प इन स्मूथ फ्लो ट्रेड, उसको हम क्या बोलते हैं, एड्स टू ट्रेड, ठीक है। कोई भी हमने ट्रेड करना है तो उसको स्मूथ के लिए हमें एड्स टू ट्रेड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं दैट इज़ नॉन एज अ सर्विसेज भी कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये मिलके क्या करती हैं, सर्विस जो है वो प्रोवाइड करती हैं, राइट। ये टर्शियरी सेक्टर ऑफ कॉमर्स भी है। सो दीज हेल्प्स इन रिमूविंग द वेरियस हिंड्रेंसेज ऑफ ट्रेड विच अराइज इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स। तो अब प्रोडक्शन के टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, जब हम गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एड्स टू ट्रेड जो है हमें बहुत हेल्प करते हैं। तो इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं, ये है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग। तो सबसे फर्स्ट वन है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में क्या है, जो ट्रांसपोर्ट है वो रेफर करता है मूवमेंट ऑफ गुड्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। सो इससे क्या है, देयर इज़ ए बिग प्लेस गैप बिटवीन द प्लेस, ठीक है। ओबियसली प्लेस का बहुत ज़्यादा गैप है। मान लो हिमाचल से चीज़ें आपने गुजरात में सेल करनी है तो प्लेस का कितना बड़ा जो है गैप आ जाता है। तो ये किससे हेल्प से हम रिमूव करते हैं, कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, राइट। तो वेयर द गुड्स प्रोड्यूस, गुड्स कहीं और प्रोड्यूस की जाती हैं, एंड द प्लेस वेयर दे आर कंज्यूम, और कंज्यूम की जाती हैं। तो बेसिकली द ऑब्स्टेकल ऑफ प्लेस इज रिमूव बाय पंप। तो ऐसी जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो रिमूव किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, हमें हेल्पफुल करता है, जिसमें हम मूवमेंट करते हैं गुड्स की, राइट। एंड रॉ मटेरियल हो गया, रिसोर्सेज हो जाते हैं, उसकी जो ट्रांसपोर्ट की जाती है। इवन द लेबर, है ना, लेबर्स को भी हम क्या करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस में शिफ्ट करते हैं। और जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में बिटवीन द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और ट्रेडर, राइट। अब जैसे मान लो कि मैन्युफैक्चरर ने जो है इंफॉर्मेशन देनी होती है ना, प्रोड्यूसर ने, वो क्या करता है, आगे फर्दर ट्रेडर से लेता है कि क्या मार्केट की क्या डिमांड चल रही है, क्या चीज़ मैं मैन्युफैक्चर करूँ, क्या हालात क्या है मार्केट के। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, कम्युनिकेशन से क्या मिलती है, एक तरह से नॉलेज मिलती है, एक्सचेंज होता है इन्फॉर्मेशन का। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं, राइट। तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस में है कि जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो प्रोवाइड क्या करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी को, है ना। हमें क्रेडिट देते हैं, हम बोरो करते हैं उनसे, मतलब लोन लेते हैं, एक्सेट्रा। तो ये जो प्रोवाइड किया जाता है फाइनेंस किस चीज़ के लिए, स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ताकि हमारा बिजनेस जो है प्रॉपर स्मूथ फ्लो में रन कर सके। अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना। तो अलॉन्ग विद द प्रोविजन ऑफ फंड्स द कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड मैनी अदर फैसिलिटीज़। तो बैंकिंग जो है इवन के वो और भी बहुत सारी फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड करते हैं, जैसे सच एज कलेक्शन हो गया एंड डिपॉजिट ऑफ चेक्स, ठीक है। अब कोई भी आपकी पेमेंट है, आपने किसी दूसरी जगह जाके आपने जो है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वहाँ पे सेल किया, तो चेक्स के थ्रू आपको पेमेंट आ रही है, या आप डिपॉजिट कर रहे हो किसी और को दे रहे हो, है ना, या आप कैश डिपॉजिट करवाते हो, ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देन इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट ऑल्सो, तो ये भी बड़ी हेल्पफुल होती है बाय द बैंकिंग। द बैंक ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हैं, जितना आपका अमाउंट है लेकिन उससे आप ज़्यादा जो है विड्रॉ कराते हो तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी है। क्रैश क्रेडिट लिमिट भी है, तो आप अगर क्रेडिट पे लेना चाहते हो तो उसकी भी एक लिमिट है, तो वो ले सकते हो। अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, अरेंजमेंट होती है। एंड पेमेंट इन फॉरेन करेंसी, है ना, अगर फॉरेन का आपका ट्रेड चल रहा है तो उस केस में ये भी बड़ा हेल्पफुल रहता है, राइट, इन द केस ऑफ फॉरेन ट्रेड। उसके बाद नेक्स्ट है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस में है कि बिजनेस जो है फुल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क है ना, बहुत कुछ हो सकता है, डैमेज हो जाती हैं गुड्स, चोरी हो जाती हैं, आग लग जाती है, या कुछ और नेचुरल डिजास्टर भी आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम द सम काइंड्स ऑफ रिस्क से। अब इंश्योरेंस क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो किसके बिटवीन होता है, इंश्योरेंस एंड द इंश्योर्ड की, ठीक है। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या प्रोवाइड करती है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है टू द एम्प्लॉयज़ ऑल्सो अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट वाइल वर्किंग। गुड्स तो है ही है, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। समटाइम्स क्या होता है, इंडस्ट्री में काम करते करते कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है एम्प्लॉयज़ को। कई बार किसी की बाजू कट जाती है या कुछ वैसे ही जो है कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो उसमें भी क्या है कि प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो इसमें जो बिजनेसमैन है वो क्या करता है, हैव टू पे नॉमिनल अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो प्रीमियम देता है बिजनेसमैन कंपनी को, ठीक है, और रिटर्न में वो क्या करता है, दे गेट द कंपनसेशन। जब इंश्योरेंस कराई जाती है तो प्रीमियम दिया जाता है, और रिटर्न में अगर जब ज़रूरत पड़ती है कंपनसेशन देती है कंपनी फॉर द लॉस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से उसको क्या मिलता है, कंपनसेशन मिलता है जो भी लॉस हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है वेयर हाउसिंग।
यूजली देर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ गुड्स। ठीक है, टाइम गैप होता है कि जब हम गुड्स को प्रोडक्शन करते हैं या फिर बाद में हमने कंजम्पशन करनी है गुड्स की, तो गुड्स जो है कंज्यूम की जाती है इमीडिएटली, नॉट इमीडिएटली मतलब नहीं कर सकते हम जबकि वो प्रोड्यूस की जाती हैं, राइट। तो स्पेशल अरेंजमेंट किए जाते हैं, हैज़ टू बी मेड टू स्टोर द गुड्स। तो उन गुड्स को हम जो है स्टोर करके रख सकते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं कोई लॉस हो जाए, ठीक है, और वो क्या रह सके, फ्रेश रह सके। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो वेजिटेबल्स हैं, है ना, वेजिटेबल जो है आज के टाइम में आप ज़रूरी नहीं है कि सीजनल वेजिटेबल्स ही आपको मिलती हैं। आप जाओ मार्केट में तो आपको जो है मतलब हर टाइप की जो वेजिटेबल आजकल के टाइम में जो है अवेलेबल है, जो भी आपने चीज़ पसंद है, जो भी आपने खाना हो, ठीक है, क्योंकि उनके लिए क्या है, वेयर हाउसेस बने हुए हैं, उन चीज़ों को स्टोर किया जाता है, डिमांड है तो उसको बाद में सेल कर दिया जाता है, ठीक है, तो वो कीप देम फ्रेश, उनको फ्रेश रखा जाता है। तो वेयर हाउस जो है हेल्प्स करते हैं बिजनेसमैन की टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज, राइट। तो जो भी स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉर्ट आउट किया जाता है, वेयर हाउस जो है हेल्प करते हैं, वेयर हाउसेज में चीज़ें रखी जाती है। तो वेयर हाउसेज जो है फैसिलिटी देते हैं जिसमें अवेलेबिलिटी होती है गुड्स की व्हेन एवर रिक्वायर्ड, कि जब भी आपको ज़रूरत है गुड्स की तो आप वेयर हाउसेज से जो है गुड्स को लेके जो है आगे फर्दर मार्केट में लेके आ सकते हैं, राइट। उसके बाद आ जाता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट में क्या है, ये पॉसिबल नहीं होता किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए, ट्रेडर के लिए, कि वो ईच एंड एवरी कस्टमर के साथ क्या कर सके, कांटेक्ट कर सके, ठीक है, क्योंकि उनका बेसिकली क्या है कि गुड्स को प्रोड्यूस करना है, देन लेके आना है, राइट। लेकिन हर कस्टमर से वो कांटेक्ट नहीं कर पाते, राइट। एडवर्टाइजमेंट जो है हेल्प करती है जिसमें ओवरकमिंग दिस प्रॉब्लम। तो कस्टमर तक पहुंचाने के लिए गुड्स के बारे में, गुड्स की नॉलेज के लिए जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत ही हेल्पफुल रहती है। एडवर्टाइजमेंट जो है वो स्प्रेड करती है अवेयरनेस किसके, अमंग द कस्टमर, रिगार्डिंग द जो भी न्यू गुड्स आई हैं या उसके क्या क्या यूजेस हैं। तो ये डायरेक्टली क्या करती है, इट्स डायरेक्टली प्रमोट द सेल ऑफ गुड। तो हेल्पफुल है जिसमें हम गुड्स की जो है प्रॉपर सेल कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी गुड टेक्निक, बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है जिसमें सेल्स प्रमोशन भी हो जाती है, ये इम्प्रूव करती है नॉलेज ऑफ कस्टमर की। तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो है द बिजनेसमैन जो है कैन रीच टू ए लार्ज नंबर ऑफ पोटेंशियल कंज्यूमर। तो ऐड के थ्रू जो है एक जो बिजनेसमैन है वो कस्टमर से एक तरह से क्या हो जाता है, उनकी पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचता है, उनको पता चलता है गुड्स के बारे में, राइट। तो ये 5 पॉइंट्स है जिसमें इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, एडवर्टाइजिंग है, देन बैंकिंग है, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन है। तो बहुत ही हेल्पफुल है फॉर द ट्रेडिंग, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, सबसे पहले है बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क में क्या है, बिजनेस रिस्क जो है वो रेफर करता है कि क्या प्रोबेबिलिटी होती है लॉसेस की, ठीक है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच बियॉन्ड कंट्रोल, राइट। बिजनेस रिस्क रहता है, प्रोबेबिलिटी होती है, जहाँ पे रिस्क है ना, वहीं पे प्रॉफिट भी है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, अनसर्टन है सब कुछ भी हो सकता है, कई बार कुछ चीज़ें हैं जो कंट्रोल के बाहर भी जा सकती हैं। तो बिजनेस रिस्क मीन्स क्या है, चांस ऑफ इंक्रिंग लॉसेज और लेस प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड। तो रिस्क में हो जाता है यहाँ पे लॉसेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और लेस प्रॉफिट जो है उस टाइम जो है एक्सपेक्टेड किया जाता है। तो नेचर ऑफ जो बिजनेस रिस्क है, सबसे पहले है अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। तो इसका तो अराइजेज होते हैं जो ये अनसर्टेनिटीज होती हैं, मीन्स व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, राइट। आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो, राइट, एंड अनसर्टेनिटीज लीड टू बिजनेस रिस्क। और यही जो अनसर्टेनिटीज होती है, जब आपको पता ही नहीं फ्यूचर में क्या होना है, तो कहीं ना कहीं लीड करती है बिजनेस रिस्क को। एंड सेकेंड वन इज रिस्क इज असेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। अब अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो वहाँ पे प्रॉफिट होने के भी चांसेस नहीं रहते हैं। विदाउट रिस्क बिजनेस में कुछ भी नहीं है, तो विदाउट रिस्क देयर कैन नॉट बी बिजनेस, तो वो बिजनेस नहीं कहलाता। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस, एक तरह से ये फीचर होता है। अगर आप विदाउट प्रॉफिट बिजनेस कर रहे हो तो उसको बिजनेस थोड़ा ना कहते हैं, राइट। सो नो बिजनेस कैन अवॉइड द रिस्क, कोई भी बिजनेस अवॉइड नहीं करता रिस्क को, ऑल्दो डिग्री ऑफ रिस्क जो है वो मे वेरी करती रहती है, कई बार ज़्यादा रिस्क होता है, कई बार कम रिस्क होता है। सो रिस्क कैन बी रिड्यूस, रिस्क को जो है रिड्यूस किया जा सकता है, बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, हम कम कर सकते हैं रिस्क को, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अब जो रिस्क की डिग्री है वो डिपेंड करती है कि किस टाइप का बिजनेस है, राइट।
अब बिजनेस ऑपरेटिंग ए लार्ज स्केल बियर सम मोर रिस्क, अगर बड़ा बिजनेस किया जाता है तो वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर स्मॉल स्केल का बिजनेस किया जाता है तो रिस्क भी वहाँ पे स्मॉल स्केल से इतना ही होगा, राइट। मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो ज़्यादा रिस्क है, कम इन्वेस्टमेंट है तो कम रिस्क है ना। यहाँ पे आप 20,000 लगा रहे हो तो वहाँ पे रिस्क 20,000 का रहेगा ना, 40,000 का नहीं होगा। जहाँ पे आप 20 करोड़ लगा रहे हो वहाँ पे भी 20 करोड़ का ही रिस्क होगा ना, वहाँ पे 20,000 का नहीं होगा। सो रिस्क डिपेंड्स कि आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया या कम किए। तो नेक्स्ट है प्रॉफिट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर वेयरिंग द रिस्क। अब बिजनेस मैन जो है अर्न करता है प्रॉफिट बिकॉज दे आर वेयरिंग रिस्क, क्योंकि उसने रिस्क बियर किया हुआ है, राइट। लार्जर द रिस्क मोर इज द प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा। जितना आप क्या करते हो, लार्ज रिस्क लेते हो, उतना ही प्रॉफिट होने के चांसेस भी हो जाते हैं। एंड एंटरप्रेन्योर बियर द रिस्क विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, वो रिस्क तभी बियर करता है क्योंकि उसको पता है कि कभी ना कभी प्रॉफिट भी ज़रूर होगा। वो एक्सपेक्ट करता है और प्रॉफिट जब मिलता है तो उसको एक रिवार्ड मिलता है, उसको मोटिवेशन मिलती है, राइट। तो नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क के हैं, ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। देन बिजनेस के साइज पे डिपेंड करता है जो रिस्क होता है बिजनेस में। रिस्क ब्रिंग द प्रॉफिट, रिस्क लेते हैं तभी तो प्रॉफिट होता है। कंपटीशन इन द मार्केट बहुत ज़्यादा है बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट है, सब्सिट्यूट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं बिजनेस रिस्क जो है डिपेंड करता है जो कंपटीशन है मार्केट का। देन अनफोर्सिन इवेंट्स, कुछ चीज़ें नहीं हम फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, तो उस बेस पे भी कहीं ना कहीं जो है बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व रहता है। उसके बाद कॉजेज जो है बिजनेस रिस्क के, तो कॉजेज जो होते हैं बिजनेस रिस्क के, सबसे पहले फर्स्ट वन आता है नेचुरल कॉजेज। अब नेचुरल कॉजेज में क्या है, ह्यूमन बींग्स जो है, नेचुरल कॉजेज के ऊपर कोई भी ह्यूमन बींग का कंट्रोल नहीं होता। जो नेचुरल क्लाइमेट्स होते हैं, है ना, जैसे अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाता है ना, ड्रॉट होता है एक्सेट्रा, तो इफेक्ट ऑफ बिजनेस हैव नो वन कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। नेचुरल क्लाइमेट्स है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाता है, ड्रॉट आ जाता है एक्सेट्रा, तो इफेक्ट करता है बिजनेसमैन को लॉट, और जिसका रिजल्ट होता है हैवी लॉसेस। अगर अचानक से फ्लड आ जाए तो क्या करना, बहुत ये रिलेटेड किससे है, चांस ऑफ लॉस से, ड्यू टू ह्यूमन बींग से, जो या फिर एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये भी हो सकता है। मान लो किसी की गलती की वजह से क्या होता है, आग लग जाती है, राइट। आग लग गई लेकिन उसमें क्या हुआ, हैवी लॉसेस हो गए ना, गुड्स जल जाती हैं, वहाँ पे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है। सो द एम्प्लॉय मे बी केयरलेस, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी केयरलेस हो सकते हैं। मे बी मिस हैंडल द मशीनरी, मशीनरी नहीं मिस उन्होंने प्रॉपर हैंडल की। रिसोर्सेज विच कैन ऑल्सो ब्रिंग द हैवी लॉसेज, रिसोर्सेज जो होते हैं, एंड बाय द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो बहुत कारण हो सकते हैं जिसमें ये चीज़ें जो हैं बियर की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट वन है इकोनॉमिक कॉजेज। अब इकोनॉमिक कॉजेज में क्या है, ये रिलेटेड है चांस ऑफ लॉस के, किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन द मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन भी है जो चेंज होती रहती है, क्योंकि फ्लक्चुएशंस आर देयर, राइट। अगर आप अपना प्रोडक्ट 10 रुपये महंगा कर रहे हो तो दूसरा बंदा 5 रुपये ही महंगा करेगा, क्योंकि अपनी अपनी गुड्स जो है सेल करनी है, तो कॉम्पिटिशन भी बहुत है मार्केट में, राइट। सो देयर कैन बी प्राइस फ्लक्चुएशंस रहते हैं, फैशन में चेंज रहता है, फैशन चेंज हो गया तो वो चीज़ डिमांड में नहीं आएगी, है ना। टेस्ट और डिमांड जो है वो भी चेंज होता रहता है। सो देयर कैन बी ए चेंज इन द लेवल ऑफ कंपटीशन। तो ये चीज़ें से क्या होता है, जो कंपटीशन का लेवल है वो चेंज हो जाता है। सो ऑल दीज हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द अर्निंग। तो ये जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है जो भी अर्निंग की जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं कॉजेज होते हैं बिजनेस रिस्क के। उसके बाद नेक्स्ट है पोलिटिकल कॉजेज। पोलिटिकल कॉजेज में है जो ये सारी कॉजेज है विच रिजल्ट इन डैमेज ऑफ एसेट्स आर कंसीडर्ड एज अ फिजिकल कॉजेज। अब ये सारे जितने भी कॉजेज है उससे क्या होता है कि जब हमारी डैमेज होती है एसेट्स, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मान लो कि चेंज इन टेक्नोलॉजी लीड्स टू आउटडेटेड मशीनरी, मशीनरीज ली टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, लेकिन क्या हुआ, चेंज हो गया, उससे क्या होगी, मशीनरी आउटडेटेड होगी, राइट। यूज़ ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, मैकेनिकल डिफेक्ट्स ऑल्सो, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मान लो अब पहले 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आ गया, है ना। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उससे क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। जैसे मान लो ये तो नॉर्मली है कि हम मोबाइल भी चेंज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, है ना, कि उसमें 5G चल रहा है, 4G चल रहा है, 4G चल रहा है, तो 5G वाले फ़ोन्स लेने पड़ेंगे। तो पुराना क्या है वो बस डिफ़ॉल्टर, राइट, ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गया एक तरह से, राइट। सो दीज आर द कॉजेज। अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क में सबसे पहले है इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क में क्या है, तो ये वाले जो रिस्क हैं, दीज रिस्क आर दोज
विच कैन बी रिकवर्ड, मतलब जिनको हम रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। द लॉसेज विच कैन बी मेड गुड, और लॉसेज फॉर विच द कंपनी कैन गेट द कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। मतलब इंश्योरेबल रिस्क हैं, कंपनी से हमने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो इस केस में हमें क्या मिल जाता है, कंपनसेशन मिल जाता है कि अगर हमें कोई भी लॉस होता है, इसको हम एंड दिस इज कॉल्ड द इंश्योरेबल रिस्क। जनरली द नेचुरल हो गया या फिर फिजिकल रिस्क जो है आर द इंश्योरेबल रिस्क, तो इसमें ये टर्म्स आ जाती हैं, ठीक है। जैसे लॉस बाय फायर हो गया, ठीक है, या फिर क्या हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, ये चीज़ें आ जाती हैं, राइट। या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी गुड्स तो उसमें कुछ डैमेज हो गया, राइट। तो ये क्या है, इंश्योरेबल रिस्क। उसके बाद है नॉन इंश्योरेबल रिस्क। अब नॉन इंश्योरेबल रिस्क में क्या है, ये वाला जो रिस्क है, फॉर विच नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल, प्रोटेक्शन इज अवेलेबल आर कॉल्ड द नॉन इंश्योरेबल, ठीक है। यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलती। जनरली द इकोनॉमिक एंड ह्यूमन रिस्क आर द नॉन इंश्योरेबल रिस्क। या फिर क्या हो जाते हैं, इकोनॉमिक हो जाते हैं, ठीक है, या फिर क्या होते हैं, ये थोड़े से ह्यूमन रिस्क हो जाते हैं। ह्यूमन रिस्क में क्या है, किसी एम्प्लॉय की गलती की वजह से जो है वो डैमेज हो गया, राइट, उसमें नहीं होगा। इकोनॉमिक में क्या है कि अगर मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है, तो आपकी जो गुड्स है जो प्रोड्यूस है वो डिमांड में नहीं होंगी, सडनली चेंज हो गया, वहाँ पे टेस्ट जो है वो चेंज हो गया कंज्यूमर का, तो ये वाली जो है रिस्क जो है नॉन इंश्योरेबल होते हैं। उसके बाद वेदर द रिस्क इज इंश्योरेबल और नॉन इंश्योरेबल, ओनली द लॉस कैन बी शेयर्ड बट रिस्क रिमेन। लॉस होगा उसको हम शेयर कर सकते हैं लेकिन रिस्क जो है उतना ही रहेगा। उसके बाद है थर्ड वन, स्पेकुलेटिव रिस्क। अब स्पेकुलेटिव रिस्क में क्या है, इसमें इन्वॉल्व होता है बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस, मतलब आपको प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल है चेंज इन डिमांड, डिमांड चेंज हो गई, ठीक है, चेंज इन फैशन, फैशन चेंज हो गया, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है अभी चेंज डिमांड में चेंज हो गई, लेकिन हर जो कस्टमर है उसका हर किसी का अपना अपना टेस्ट है, लेकिन उसी चीज़ से हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट भी हो सकता है ना, फैशन में चेंज हो गया, तो इस केस में जो है पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी होता है और पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क भी जो है, लॉस भी जो है वो भी इंक्लूडेड है। उसके बाद है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क में क्या है, प्योर रिस्क इन्वॉल्व होता है ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉस और नो लॉस, या तो लॉस हो सकता है या लॉस नहीं हो सकता, लेकिन प्रॉफिट के चांसेस होंगे। सो देयर अक्रेंस रिजल्ट इन लॉस एंड नो अक्रेंस मीन्स नो लॉस। फॉर एग्जाम्पल चांस ऑफ फायर, अब फायर के चांसेस हो गए, ठीक है, चोरी हो गई या फिर स्ट्राइक हो, है ना, स्ट्राइक बहुत टाइम्स होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे लॉस, जो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस होता है ना, या फिर नहीं होगा। स्ट्राइक पे अगर तो कस्टमर से लेके काम करेगा कौन, तो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इज देयर, है ना। कुछ हैं मशीनरीज यूज़ हो रही है तो मे बी नो लॉस भी हो, है ना, तो ये चीज़ें जो है मैटर करती हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू ऑल।